सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग क्या क्या पढ़ना होगा वो है जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है केमिकल बॉन्डिंग में, जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है या बाकी सारी इंट्रैक्शन है, वंडर वाल्स इंट्रैक्शन। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एप्लीकेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे जो आपका इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जो फर्दर आपकी स्टडीज के लिए उसमें भी एप्लीकेबल होता है। जैसे ऑर्गेनिक के लिए आप लोग फिर ये यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोग इजीली उनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे बॉन्ड। एक्चुअली बॉन्ड है क्या, एक केमिकल बॉन्ड है क्या एक्चुअली? तो केमिकल बॉन्ड है ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है अट्रैक्टिव फोर्स? दैट होल्ड्स टुगेदर, दैट टुगेदर, किनको आपस में बाइंड होल्ड करता है। ठीक है, एटम्स, आयंस, ठीक है। एटम इज आयंस ऑफ ए स्पीशीज, ठीक है, ऑफ ए केमिकल स्पीशीज, ऑफ ए केमिकल। एक पर्टिकुलर केमिकल स्पीशीज में जो डिफरेंट एटम्स एंड आयंस है उस वो वहां पे जो पर्टिकुलर जो एटम्स और आयंस जो होल्ड होते हैं आपस में बाइंड होते हैं, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। तो एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है या हमारे पास सोडियम और NaCl के साथ बॉन्ड है, Na+Cl- का आपस में आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इनके बीच में एक पर्टिकुलर ब्रिज है जो यहाँ से इसको बंद करके रखा है, यहाँ से बंद करके रखा है, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, ये एक टाइप का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो क्या करता है दो एटम्स को, दो आयंस को, ये तो यहाँ पे आयंस है, दो आयंस को क्या करता है? बाइंड करता है, होल्ड करता है टुगेदर। ठीक है, इसमें एक केमिकल स्पीशीज में जैसे NaCl में हमारे क्या है, Na+Cl- आपस में बाइंड। इसी तरह हमारे पास Cl2 में ये केमिकल स्पीशीज है, NO हमारा केमिकल स्पीशीज है, CO हमारा केमिकल स्पीशीज है। तो अलग अलग केमिकल स्पीशीज में जैसे हमारे पास यहाँ से क्लोरीन आपस में बाइंड हुए हैं। ठीक है, तो ये जो इनका आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे ये आपस में बाइंड हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो होता है हमारा केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल आयंस, जैसे मेरे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम है एंड क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो जब हम लोग इनका देखते हैं, इनका एनर्जी बहुत हाई होता है। क्या? ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। क्या होते हैं? हाईली एनर्जेटिक। उसके बाद जब इनका बॉन्ड बनता है आपस में, NaCl जो आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, हमारा क्रिस्टलेट्स बनता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इनका एनर्जी बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? लोअरिंग ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जब भी हमारा बॉन्ड बनता है, जब भी कई एटम्स के बीच में, दो आयंस के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उनका एनर्जी जो वहां पे एक केमिकल एंटिटी बन जाती है, केमिकल स्पीशीज बन जाती है, जैसे यहाँ पे NaCl बना, तो उनका क्या हो, उनका एनर्जी लोअर हो जाता है। ठीक है, और जब लोअर हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बोलने का मकसद ये है कि जब भी हमारा एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो वहां पे क्या हो जाता है, जो इंडिविजुअल स्पीशीज होते हैं उनकी कंपेरिजन में जो केमिकल बॉन्ड का एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बॉन्ड कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन है, एक क्लोरीन एटम है दूसरा क्लोरीन एटम है मेरे पास। अब क्लोरीन एटम में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अब यहाँ पे एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ जब पास आएगा, जब ये क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सिंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो जब ये आपस में नजदीक आएंगे, क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल करेंगे, तब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होगा, तब यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे, अगर मेरे पास दो मैग्नेट है, उनका नॉर्थ पोल जब मैं पास लेके आता हूँ तो क्या होता है, वहां पे रिपल्शन हो जाता है। तो इसी तरह अगर एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन आपस में हम साथ पास लेके आते तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तो चांस है कि रिपल्शन होने का, तब ये, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनता है, तो उसका फिर जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसका कंक्लूजन से वहां हम लोग उसका कंक्लूजन ऐसे निकालते हैं कि हमारे पास एक एटम है, जैसे ये वाला क्लोरीन एटम है मेरे पास, इसका चार्ज सेंटर क्या है, पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है क्लोरीन में, जितने इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन भी है यहाँ पे, और इसके सराउंड क्या होता है, जो हमारे हम लोग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वहां पे नेगेटिव क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वहां पे, उसका चार्ज नेगेटिव होता है। इस तरह में दूसरा क्लोरीन लेके होंगे, यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हमारे क्या होते हैं, वैलेंस में क्या होते हैं,
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं, रिपल्सिव इंट्रैक्शन और अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। रिपल्सिव कैसे, अट्रैक्टिव कैसे होते हैं, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये पॉजिटिव यहां से भी इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। हो गया अट्रैक्ट इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे और एक चांस है, यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, इसके नेगेटिव को रिपल करेगा। यहाँ पे ये नेगेटिव को रिपल करेगा, जब रिपल किया रिपल्सिव इंट्रैक्शन हो गया, और इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। इसका मतलब जब दो एटम्स ऑफ क्लोरीन आपस में नजदीक आते हैं तो वहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। अब जब एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्स, तब यहाँ पे क्या होते हैं, तब वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर इसी को हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ग्राफिकली दिखाएंगे, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, पॉजिटिव इस साइड में नेगेटिव, और यहाँ पे मेरा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर, मींस दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जैसे यहां से यहां डिस्टेंस क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो हम लोग आर लेते हैं। तो इनिशियली क्या होता है यहाँ पे, जैसे अभी एटम्स क्या है, जैसे मेरे पास ये क्लोरीन एटम है और ये क्लोरीन एटम है, अभी ये आपस में क्या है, बहुत दूर है, तो जब दूर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम करते हैं रिपल्सिव फोर्स को, ठीक है। जब एटम्स हमारे दूर हैं तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम करते हैं रिपल्सिव फोर्स को, मतलब अब एटम्स क्या आते हैं, धीरे धीरे करके क्या आते हैं, नजदीक आ जाते हैं, तो इनका क्या एनर्जी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। धीरे धीरे जब नजदीक आ गए, एक उसके बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचे, उसके बाद उनका एनर्जी अचानक से राइज हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे ये हम लोग आर नॉट बोलेंगे, यहाँ पे ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन किसका है, फॉर एग्जांपल अभी एटम्स दूर है, तो यहाँ पे क्या एटम्स दूर है, तो जब नजदीक आ रहे हैं एटम्स आपस में नजदीक, क्योंकि आर का है डिस्टेंस है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जितना न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो एटम्स आपस में दूर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे ज्यादा होंगे। अगर मैं एक एटम को यहाँ मान लेता हूँ, दूसरे एटम को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम करते हैं, तो जब धीरे धीरे एटम्स, ये वाला एटम नजदीक आ जाता है, नजदीक यहाँ पहुंच गया, उसके बाद यहाँ पहुंचा तो उसका एनर्जी कितना होगा, इतना डिक्रीज हो गया, यहाँ पहुंचा उसका एनर्जी इतना डिक्रीज हो गया, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसका एनर्जी मिनिमम हो जाता है। ये वाला एनर्जी क्या है हमारा, अगर हम लोग ये देखेंगे, ये एनर्जी क्या है, एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी है कि नहीं, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, बाकी सब एनर्जी से ज्यादा है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाता है तो उसका एनर्जी वहां पे मिनिमम हो जाता है। जब एनर्जी मिनिमम हो जाता है तब वहां पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, हमारा वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग इस पोर्शन को अगर मैं बोलूंगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और इस अगर पोर्शन को मैं देखूंगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स और ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि आप एटम यहाँ पे आ गए, यहाँ से अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस साइड में क्या है, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इस साइड में क्या है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, ये वाला पोजीशन पे क्या है हमारा, अट्रैक्टिव फोर्स आर इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स आर इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, उसके बाद तो यहाँ पे इसका मतलब ये वाला पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, तो इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जब हमारा अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल होता है रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब ये एटम जब यहाँ पे पूछे, ये यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, न ये यहाँ से आगे जा सकता है, नहीं यहाँ से दूर जा सकता है, ना आगे जा सकता है। दूर जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स इसमें इमर्ज हो जाएंगे, तो फिर से ही वापस आ जाएगा। अब नजदीक आ जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स इसमें ओवरकम करेंगे, तो ये फिर से दूर जाएगा, तो एक वाइब्रेटिंग टाइप का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगा। जब वाइब्रेटिंग टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, उसको हम लोग आर नॉट बोलेंगे। तो ये हमारा आर नॉट क्या होता है, ये होता है बॉन्ड लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये फेवरेबल होता है बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड लेंथ में क्या है, जहां पे हमारा बॉन्ड बनता है वहां पे क्या एनिमम एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग ने बोला जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाता है, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, अब हम लोग का ये मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ पे जब पहुंचा, इसका मतलब इसका एनर्जी यहाँ पे क्या, इसका एनर्जी बहुत मैक्सिमम, अचानक से क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे ओवरकम कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स को, तो इसका एनर्जी अचानक से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कैसे हमारा केमिकल बॉन्ड, हम लोग एनर्जेटिकली कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, कैसे हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे रीजन है कि मॉलिक्यूल
एक एटम मेरे पास है क्लोरीन, इसको क्या जरूरत पड़ी कि वो बॉन्ड बनाएगा, क्या इसको परेशानी है कि वो दूसरे के साथ पहले उसको बुला के बोलेगा मेरे साथ बॉन्डिंग करो आप, ठीक है। तो सबसे मेन रीजन है कि टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो रीजन क्या है केमिकल बॉन्डिंग का? केमिकल बॉन्डिंग का मेन रीजन है टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन। तो स्टेबिलिटी अक्वायर करने के लिए डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट आयन्स क्या करते हैं, आपस में नजदीक आ जाते हैं तो वो बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। और कितना नजदीक आते हैं, इस और नॉट नजदीक, जहां पे उनका एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। यहां से आगे जाएंगे तो एनर्जी और ज्यादा है, यहां से आगे जाएंगे यहां पर भी एनर्जी ज्यादा है। अगर इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनर्जी मिनिमम है। तो यही पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि तो मॉलिक्यूल क्या है, हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। ये इंटेंट नेचर होता है कि कोई सी भी केमिकल स्पीशीज का, जैसे ह्यूमन नेचर भी ऐसे होता है कि हर कोई चाहता है कि वो सेटल हो जाए, उसका वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब स्टेबल कैसे होगा, उसका एनर्जी मिनिमम होगा। जब मिनिमम होगा तभी वो अंदर लीस्ट रिएक्टिव होगा। जब वो लीस्ट रिएक्टिव होगा तो वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे कर देंगे, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमारा कब स्टेबल हो जाएगा? तो हम लोग बोलते हैं कि अगर वो उसके वैलेंस शेल में, और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी। अब ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल बोलता है अगर मेरे पास दो केमिकल स्पीशीज है, दो केमिकल स्पीशीज में अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, वो अनस्टेबल है। वो तब तक स्टेबल हो जाएगा, तब तक वो ट्राई करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, जब तक उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास Na है, NaCl, NaCl को मुझे आपस में क्या कराना है, बॉन्डिंग कराना है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा सोडियम के पास कितना है, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है 11, तो 281 हो गया, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने, 17, 287। अब यहाँ पे देखेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो उसके बाद इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Na किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और Cl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे आ गए 2, 8, इसका आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर शेल में। तो यहाँ पर भी 2, 8 एंड 8, इसके भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केमिकल आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो मेन रीजन है बॉन्डिंग का, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उनका ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी आ जाता है। इसी तरह अगर हमें एग्जाम्पल लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर हम लोग इंडिविजुअल ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन क्या है, बहुत रिएक्टिव है, कार्बन भी हमारा रिएक्टिव है, तो लेकिन CO2 मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है नॉर्मल कंडीशन में। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, इसमें कैसे बॉन्डिंग बनता है, तो अगर हम लोग देखेंगे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करते हैं आपस में, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग करेगी, इसके साथ बॉन्डिंग करेगी, इसके साथ बॉन्डिंग करेगी, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। अब हम लोग देखेंगे जब ये, अब इस म्यूचुअल शेयरिंग हो गया ना, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो जाते हैं इसमें, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस कार्बन पे हम लोग देखेंगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इस कार्बन पे भी कितने आ गए, 2 4 6 8, इसके पास भी 8 आ गए। और इस कार्बन, इस ऑप्शन पे देखेंगे हम लोग, इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 6 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्टेट रूल स्टेबल। इसका मतलब मॉलिक्यूल तब तक एटम उसको अट्रैक्ट करता है जब तक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, इसका रीजन ये है, इसका हम लोग एग्जांपल और एक लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन आ गया तो इसके साथ इंटरेक्ट किया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। अब ये फिर से एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा यहाँ से, फिर से अब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फिर से एक हाइड्रोजन को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, अब 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो तब तक ये अट्रैक्ट करता रहेगा एटम्स को, तब तक ये दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करता रहेगा, जब तक इसमें क्या आ जाएंगे, जब तक ना इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये और लास्ट हाइड्रोजन को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तभी हमारा मॉलिक्यूल क्या बनता है, CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल है। CH3 मॉलिक्यूल हमारा क्या है, अनस्टेबल है, चाहे कैटायन हो, एनायन हो और फ्री रेडिकल हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। उसकी वजह से क्या है, क्योंकि वहां पे ऑक्टेट रूल स्टेबल हमारा नहीं होता है, ठीक है। अब
अब यहां पे देखेंगे जो हमारा केमिकल बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारा केमिकल बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, अगर दो टाइप के इंट्रैक्शन हो सकते हैं केमिकल बॉन्ड में, दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दो टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो गया, एक हो गया वीक इंट्रैक्शन। मींस दो एटम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वो तो या तो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे या वीकली इंटरेक्ट करेंगे। अब स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ये किन स्ट्रांगली किन में इंटरेक्ट करेगा, जब हमारा इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगा। जब हमारा इंटरेक्ट मींस एटम्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा आपस में, तब हमारा क्या होता है, तब इंटरेक्शन होता है स्ट्रांग इंटरेक्शन, ठीक है। अब वीक इंटरेक्शन कब होगा, जब हमारा इंटर मॉलिक्यूलर, यहां पे एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, यहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एक HCl का दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे अब स्ट्रांग इंटरेक्शन में कौन कौन से आते हैं हमारे, यहाँ पे हमारा आयनिक इंटरेक्शन, हम उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट इंटरेक्शन और कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। इनको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे हमारा यहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, उसमें आता है एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा आता है वंडरवाल्स इंटरेक्शंस, ठीक है। वंडरवाल्स इंटरेक्शन में हमारे आते हैं डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और इसके बाद डायपोल, और दूसरा होता है यहाँ पे लंडन फोर्सेस। ये हमारे वीक इंटरेक्शन होते हैं। अब हम लोग ऑन द बेस ऑफ व्हाट हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है। अब मॉलिक्यूल में मुझसे पूछा गया कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो कैसे मैं बताऊंगा, वो ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। किससे, सिंपली हम लोग बोलेंगे ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। अगर हमारा एक मॉलिक्यूल है, उसका एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल है, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो सकता है। ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। और अगर हमारा एनर्जी क्या है, लेस देन 42 किलो जूल पर मोल, तो वो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है और वंडरवाल इंटरेक्शन होता है, जिसमें हमारा डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन और लंडन फोर्सेस सब इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। तो अगर हमारा क्या है 42 से लेस है, तो 42 से लेस वो 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 20 हो सकता है। 42 से ग्रेटर ये 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 150 हो सकता है। अलग अलग आयनिक बॉन्ड के लिए अलग है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अलग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए अलग है, अलग अलग। तो इसका मतलब यहाँ पे, तो जब भी हम लोग कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है उसका हम लोग एनर्जी निकालते हैं, और एनर्जी अगर हमारा ग्रेटर देन 42 आ गया, तब हम लोग बोलेंगे इसमें क्या है, इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है, उसका हम लोग जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, तब अगर हमारा एनर्जी क्या निकला, लेस देन 42 किलो जूल्स पर मोल, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वीक इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ दिस, तो इसलिए हम लोग आयनिक बॉन्ड हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं कि ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए और एनर्जी लगता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे आयनिक हमारा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह हम लोग कोवेलेंट क्या है, कोवेलेंट को थोड़ा इससे कम एनर्जी लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने में, तो इसी तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और कम एनर्जी लगता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट। इसी तरह हम लोग मेटालिक बॉन्ड, और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत कम एनर्जी लगता है एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है। तो यह हो गया हमारा वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड। थैंक यू।